ये जो सवाल आपने हमसे किया, ये बिहार के खेल मंत्री से जाकर पूछिए। तो कभी सरकारी अधिकारी के माइक में मुंह में भी माइक लगा कर पूछ लीजिएगा। जहाँ उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बीच में मार धाड़ है और गद्दी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे बिल्कुल बेकार है। और यही हमारा बिहार है और यही हमारा बिहार। खेल भी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बने। मैम अभी तक बात हो रही है, आज़ादी के 76 साल हो गए और अभी तक हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। प्रशिक्षक का घोर अभाव है। सरकार एक पैसे से हेल्प नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हाँ, अभी मैं पटना के दरोगा राय पद पे खेल प्रमोटर व खिलाड़ी सम्मान समारोह में आया हूं और यहाँ पे हमें राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किसले किशोर जी मिल गए। लेकिन यहाँ ये राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष के तौर पे नहीं, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ बिहार के अध्यक्ष के तौर पे है। तो सवाल भी इनसे ग्रैपलिंग कमेटी से ही किया जाएगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसले किशोर जी, कब तक खिलाड़ियों को इन गोल मटोल बातों से संतुष्ट होना पड़ेगा? कब तक खिलाड़ियों को मेमेंटो और अंगवस्त्र देकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा? क्या कभी बिहार का वो मुकाम आएगा कि हर जिले में खेल विश्वविद्यालय हो? क्या कभी बिहार के बच्चों के पास खेलने के संसाधन की कमी ना हो? पहले तो जो आपने गोल मटोल कहा वो शब्द ही आपका गलत है। सम्मान जो होता है वो सम्मान होता है, वो गोल मटोल नहीं होता है। खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। और ये जान लीजिए, अनामिका पासवान जी ने इस सम्मान समारोह को आज रखा है। आप जानते हैं कि सरकारी स्तर पर भी सम्मान समारोह होता है, तो कभी सरकारी अधिकारी के माइक में मुंह में भी माइक लगा कर पूछ लीजिएगा उनसे। यहाँ गोल मटोल जैसे शब्द आपका सही नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से सामने आकर अगर बिहार से ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी और प्रमोटर, देखिए अब तक तो खिलाड़ियों का सम्मान होता हुआ, लेकिन उस खिलाड़ी को गढ़ने वाला कौन है? उसका प्रमोटर। और वैसे प्रमोटरों का भी सम्मान आज इस मंच पर हुआ है, जो पहली दफ़ा बिहार में ये देखने को मिला है कि खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रमोटर जो उनको प्रमोट करते हैं। आप जानते हैं कोई फिल्म बनती है तो फिल्म में कौन चमकता है? हीरो और हीरोइन। उनकी सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि ऑन एयर वो दिखते हैं, लेकिन पीछे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आज जो ये आयोजन हुआ है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम बिहार में रोज़ आयोजित होने चाहिए। आपको पता है कितने खिलाड़ी हैं बिहार में? हजारों की तादाद में है। आज तो सैकड़ों का हुआ है और बहुत प्रमोटर भी हैं बिहार में जो छूट गए हैं। और मैं तो कहूँगा, यहाँ पे गौरीशंकर जी हैं और कि अभी ऐसे कार्यक्रम करते रहिए और लगातार करिए। और आपने कहा कि खेल, ये प्रश्न आपका जायज़ है। तो जान लीजिए कि हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे भी खिलाड़ियों को भेजा है बिहार से। ये जो सवाल आपने हमसे किया, ये बिहार के खेल मंत्री से जाकर पूछिए। ये जवाब खेल मंत्रालय से आपको मिलेगा, हमसे नहीं। तो ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्रैपलिंग मतलब कुश्ती संघ से होता है। बहुत सारे दर्शक, मैं भी कुछ पल पहले नहीं जानता था, कुछ महीने पहले ही जाना हूं। तो बिहार आने वाले 5 सालों में ग्रैपलिंग कमेटी कुश्ती में कहाँ होगा? निश्चित रूप से अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य स्तरीय आयोजन कराया है और हम लोग सरकारी स्तर पे भी पदाधिकारियों से बात करेंगे। और आप देखिएगा कि ग्रैपलिंग कुश्ती जो है बिहार में सबसे लोकप्रिय खेल होगा। मैंने बार बार कहा है, लोकप्रिय खेल होगा। चूँकि बहुत खेल हैं और सभी खेल को हम लोग प्रमोट करते हैं, उसी में ग्रैपलिंग कुश्ती भी है। चूँकि मैं उसका अध्यक्ष हूँ बिहार का, तो निश्चित रूप से वो मेरी प्राथमिकताओं में है। और आप देखिएगा आने वाले समय में आपको ग्रैपलिंग कुश्ती पूरे बिहार में दिखेगा। हमारे साथ और भी अतिथि और भी सम्मानित व्यक्ति, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है खेल में। आज भी अदर एस्पेक्ट के मामले में बिहार में खेल में क्या क्या संसाधनों की कमी है? देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ियों को यहाँ जो कोच होना चाहिए, प्रशिक्षक होना चाहिए, वह प्रशिक्षक का घोर अभाव है। खिलाड़ियों के लिए मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए, वह मैदान की व्यवस्था यहाँ घोर अभाव है। खेलने का जो जगह होना चाहिए, इंडोर स्टेडियम का अभाव है, आउटडोर स्टेडियम का अभाव है, जिसके कारण जो खिलाड़ी हैं वह सही समय पर अपना अभ्यास नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि खिलाड़ी अपना घर में जो है प्रैक्टिस करके तो जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को नहीं बना सकता है। वह तभी अपनी पहचान को बना सकता है जब वह स्टेडियम में जाएगा खेलने के लिए, खेल मैदान में जाएगा खेलने के लिए। उनको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, उनको बॉल उपलब्ध कराई जाएगी, नेट उपलब्ध कराई जाएगी, या जिस खेल से वो जुड़े हुए हैं उस खेल की सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उनका मान सम्मान किया जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रशिक्षक होते हैं, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छे गुरु ही अच्छे ध्यान को केंद्रित करा सकते हैं, अच्छे शिष्य को पैदा कर सकते हैं। बहुत होता है। हमारे साथ
मैम आप प्रोफेसर हैं, जैसा कि मैंने आपको सुना। मैम प्रोफेसर के तौर पे बताइए, क्या कभी खेल को अपने जीवन में कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनाया जा सकता है कि नहीं? जैसे कि मैथ्स में अगर आप देखें तो मैथ्स का बहुत सारा चैप्टर जो स्टूडेंट के लाइफ में कभी काम नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, ट्रायंगल्स के एंगल्स देख लीजिए, क्या खेल को भी पास करने की, जैसे 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो सब में 35% से ऊपर न होना चाहिए, तो खेल भी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनेगा? मैं बीएड कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम, देश रत्न शिक्षक प्रशिक्षण में असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ डीएलएड और बीएड की पढ़ाई होती है। एक ऑप्शनल पेपर है बीएड में, हाँ 50 नंबर का, और डीएलएड में 100 नंबर का, जिसमें 60 नंबर सिर्फ जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो खेल को तो आज एनईपी शिक्षा नीति के अंतर्गत खेल को तो मेन सब्जेक्ट में रखने की बात हो रही है। मैम अभी तक बात हो रही है, आज़ादी के 76 साल हो गए और अभी तक हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। बात हो रही है ना, बात हुई तो हम निश्चित तौर पे ये लागू होगी। आज देखिए, पहले हम जब खेलते थे उस समय कोई घरों से नहीं निकलते थे। मेरी यह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेरी प्लेयर है मधु कुमारी, जिन्होंने इतने छोटे घर से आकर के 6 टाइम ये इंटरनेशनल लेवल पे खेला और 6 टाइम एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, और बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है कि ये कप्तान रही है बिहार से। तो कहाँ बिहार की खिलाड़ी में कमी है और कैसे नहीं ये हो सकता है? लेकिन सरकार की कमी है, इसको ध्यान देनी होगी। आप कोरोना के बाद एक हम लोगों को कोई भी कॉन्सेशन नहीं मिल रहा है, सरकार एक पैसे से हेल्प नहीं करती है, बच्चे आना जाना अपने सब पैसे से करते हैं। तो एक बच्चे, माँ बाप एक घर में अगर 2 भाई बहन है तो कैसे उन लोगों को इतना पैसा दे करके खिलाएंगे? सरकार की तरफ से कमी है इसकी। सरकार की तरफ से ऐसे क्या क्या चाहिए? ऐसी 4-5 कामों। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जो भी खेल है, सभी खेल के, जैसे मान लीजिए कि कम से कम कुछ तो अनुदान राशि उनको देना चाहिए सेक्रेटरी के फंड में या हमारे संघ के फंड में, जो कि हम लोग टिकट कटा करके जाए। अगर सिंगल फेयर डबल जर्नी में मान लीजिए 4000 रुपये का खर्चा, तो हम लोग 2000 भी सरकार दे, 2000 अपने से लगाएंगे। और भी सरकार प्रमोट करे, स्कॉलरशिप दे, जो छात्रवृत्ति हमेशा दे। इस तरीके से खेल जो, जैसे आज प्रमोटर अनामिका जी ने, हम लोग से, अनामिका मेरी स्टूडेंट है, तो हमसे गौरी जी से संपर्क किया, हमने कहा कि ऐसा ऐसा अगर करोगे तो आगे अच्छा आएगा। आज कितने खुश है खेल प्रमोटर, कहीं से उनको कुछ नहीं मिलता है, खिलाड़ी को भी कुछ नहीं मिलता है। ये भी आज प्रमोटर मिला कि ये सब, तो सोचिए 29 दिवस खेल अगस्त को एक होता है सम्मान, कहाँ होता है इतना बड़ा सम्मान? आप कहाँ देके बताइए? तो आप देख सकते हैं कि खेल 76 आज़ादी के, 1 मिनट में, आज़ादी के 76 साल बाद भी बिहार में खेल जगत, अब हम इस स्तर पर पहुँचे हैं कि अपने खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं जिनके वो हकदार पिछले कई वर्षों से रहे। मैम ये बताइए कि आप खिलाड़ी रही हैं, क्या क्या बिहार में संसाधनों की कमी महसूस हुई है जो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं चाहते कि वो भी इस तरह का सामना करें, इस कठिनाइयों का सामना करें? जब हम खेलते थे, मैंने खेल स्टार्ट किया 94 में, ठीक है। मेरा लास्ट इंडियन टीम के साथ रहा 2007। तो इस पीरियड में बहुत कुछ झेलना पड़ा, ठीक है। तो उस समय जो स्थिति थी, उस समय हम लोगों के पास बहुत सारे सुविधा नहीं थी। अभी भी है, बिहार में फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, गांव में है, लेकिन आप प्रॉपर पटना में फुटबॉल का अगर कहीं ग्राउंड है तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ ग्राउंड है जहाँ लड़कियाँ खेलना अपने आप को सेफ समझे। सरकार से अगर आपसे मांगना हो, सरकार कभी आपको मौका दे कि ऐसे 4 चीज़ बताइए जो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ग्राउंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी गेम्स के लिए चाहिए, और एक एजुकेटेड जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रखते होंगे, NIS कोच हो या जो भी फिजिकल टीचर्स हो, उन लोगों को ही इस क्षेत्र में लाना चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए, जो यहाँ से बिहार में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी वो अपना परचम लहरा सके। हमारे साथ ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट की सचिव हैं अनामिका पासवान जी। मैं आपसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी पत्रकारों की तरफ से कि खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए आपने ऐसा आयोजन किया। लेकिन क्या खिलाड़ी केवल इतना के ही हकदार है? क्या उनको उनका ग्राउंड नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको उनकी खेलने की संसाधन नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और सरकार, मैं बता रही हूँ आपको कि जिस तरह से झारखंड में खेल जगत में जितना झारखंड आगे बढ़ा है, बिहार से काफ़ी पिछड़ा राज्य था। जब 2000 में बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का, तो बिहार उस समय बेहतर था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद आपने देखा होगा कि बिहार में जो खेल की स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन और भी बदतर स्थिति में चली जा रही है।
अभी अभी उप मुख्यमंत्री आई थी, उन्होंने बताया कि 182 स्टेडियम उन्होंने पूरे गांव स्तर पर दिए। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है उन्हें चाहिए कि प्रमोटर्स और खिलाड़ियों को, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, हम लोग भी खेलते थे अपने कॉलेज के टाइम में, ये चाहते थे कि हमें कोई मंच पे सम्मानित करे, आगे बढ़ाए। हमें सरकारी, जैसे रेणु जी ही ने किया था कि जो भी खिलाड़ी होंगे उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि किस तरह से हम खेल को आगे, भारत के सभी राज्यों से आगे। आप कहते हैं कि बिहार बढ़ गया, बिहार सुशासन, बिहार उगता, बिहार बढ़ता बिहार, लेकिन हम कहते हैं कि जहां उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बीच में मार धाड़ है और गद्दी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे बिल्कुल बेकार हैं। और यही हमारा बिहार है, और यही हमारा बिहार है। तो इस बिहार में खेल, कहते थे पहले ज़माने में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे धूपोगे होगे खराब। लेकिन आज हम कहते हैं कि खेलोगे धूपोगे तो बनोगे सम्राट। मैम एक सवाल और, पहले तो आप लोग दर्शकों को ये बताइए कि ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट किस सेक्टर में काम करते हैं, क्या क्या समाज सेवा? बताती हूँ, ये ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये सभी क्षेत्रों में अपना कार्य करती है। खासकर स्वास्थ्य जगत में आपने देखा होगा, ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, ये भी उन्हीं मतलब इसी ट्रस्ट के साथ सहयोगी है। और भव्यश्री नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जो भी वेलफेयर का काम होता है वो ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट करती है। ये खेल जगत में, शिक्षा जगत में और स्वास्थ्य के जगत में और महिलाओं के लिए खासकर वेलफेयर का काम करती है। यही हमारा वेलफेयर। आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए और क्या क्या करने वाले हैं आप? हम तो चाहते हैं कि हम तो आज ईश्वर दयाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज इस प्रांगण में और 20 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे थे, उनको सम्मानित किया गया और 7 प्रमोटर्स हैं। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हम पूरे बिहार में लगभग 200 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे और जितने भी प्रमोटर्स होंगे हमारे बिहार में उन सभी को एक बड़े मंच पर आयोजन करके हम इसकी घोषणा आज ही आपके माध्यम से करते हैं। और ये नेक्स्ट ईयर होगा और ये निरंतर चलता रहेगा, और ताकि इनका हौसला अफजाई होते रहे और सरकार का ध्यान भी हम आकृष्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अनामिका पासवान जी ने ये घोषणा की हमारे चैनल पे कि आने वाले साल में 200 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों को वो राज्य स्तर पर सम्मानित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं ईश्वर दयाल वेलफेयर ट्रस्ट का जो ऐसे कार्यों को कर रही है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए सीधे आप तक।